कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ते की हकदार हैं। कानून के जानकार इसे मुस्लिम महिलाओं के हक में बहुत बड़ा फैसला बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने 3 तलाक खत्म किया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिया है। आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानते हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ते की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को लेकर ये बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। 1985 के बहुचर्चित शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला दिया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने नया कानून बना दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि धारा 125 हर धर्म की महिलाओं के लिए कानून है। हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म के अलावा धर्म की जो महिलाएं थी वो गवर्न होती थी धारा 125 सीआरपीसी में, जिसमें उनको अधिकार होता था कि वो अपने पतियों से मेंटेनेंस अपने भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। एक मुस्लिम युवक ने जब पिटीशन जो फाइल की उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपने तलाक दिया है तो ये जो कानून है सीआरपीसी की धारा 125 ये सभी महिलाओं पर एक जैसा कानून लागू होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक खत्म करके हमारी मुस्लिम बहनों को उनके नरकीय जीवन को स्वर्ग बनाने का काम तो किया ही था, लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि गुजारा भत्ता भी आपको देना पड़ेगा। ये सोने पर सुहागा हमारी बहनों के जीवन में और खुशी लाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता मिलता है। इसी साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक फैसला लिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी कर लेती है तब भी वह भत्ता पाने की हकदार है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज ही नहीं बल्कि हम पिछले 77 वर्षों में देखते हैं कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको पर्सनल लॉ के नाम पर उनसे वंचित रखा गया है। और इसीलिए हम लोग अक्सर मांग करते हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका भी रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते की बात हो, डिवोर्स का अधिकार हो, बच्चों की मेंटेनेंस हो, जायदाद में उनका अधिकार हो, गार्डियनशिप का अधिकार हो, ऐसे कितने सारे अनगिनत मुस्लिम महिलाओं के मसले हैं जिन पर कभी भी बात नहीं होती और हम उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये जो फैसला है, हालांकि दोनों जजेस की राय अलग अलग है, लेकिन फैसला एक ही है कि हर एक महिला का वो अधिकार है और खासतौर से मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट से अपने गुजारे भत्ते का अधिकार मांग सकती हैं, क्योंकि महिलाओं की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे देश में सुनिश्चित नहीं थी। और कोर्ट की तरफ से ये आदेश आना, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी आदेश आए हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उस राह में एक और इम्पॉर्टेंट ये कदम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस फैसले के बाद से जो समाज के लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को उनके बेसिक अधिकारों से
दूर रखते आए हैं उनको एक सीख मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद इस फैसले के बाद से भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, जैसे कि हम जमीयत की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, वो शायद कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी चले जाएं, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं को जब भी कोई अधिकार मिल रहा होता है वो कोर्ट में विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ विरोध नहीं होगा, भारत की हर एक महिला को उनका वो अधिकार मिलेगा जो संविधान ने सुनिश्चित किया है। अब इस फैसले के बारे में आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मुस्लिम महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि तलाकशुदा महिलाएं, यानी कि जिनका तलाक हो चुका है, वो महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता की हकदार हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वो इसकी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह बड़ा फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला है ये। मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश आया। दरअसल इसके विरोध में भी एक याचिका दाखिल हुई थी। युवक ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए यहां याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि तलाकशुदा महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ते की हकदार हैं। अब आपको बताते हैं कि धारा 125 है क्या सीआरपीसी की। धारा 125 सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण का प्रावधान है। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण की प्रावधान इस धारा के तहत है। पर्याप्त साधन है अगर आपके पास, किसी पुरुष के पास, तो वो भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता है। आजीविका का साधन ना होने पर भत्ता मांगा जा सकता है। और गुजारा भत्ता पर बहस बहुत पुरानी है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 पर आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि सभी महिलाओं पर लागू होता है कानून। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। 1986 में सरकार ने कानून बनाया। मुस्लिम महिला और तलाक मामले में अधिकारों का संरक्षण कानून था ये। और हमारे साथ सुशील पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। सुशील, आपसे पूरे जो कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या अपने फैसले में कोर्ट ने कहा, किस तरह की टिप्पणी की? अपर्णा, सीधे तौर पर ये एक बड़ी जीत के तौर पर, जैसा आप लोग अभी जिक्र भी कर रहे थे, उस आधार पर देखा जा सकता है। देखिए, हमारे देश में पहले ही तमाम जो धर्म की महिलाएं थीं उनको गुजारा भत्ता जो मिलता था, ये अधिकार उनको पहले से ही जो फिलहाल इंडियन लॉ है उसमें उनको मिलता था। लेकिन महिलाओं के गुजारा भत्ता को लेकर हमेशा विवाद रहा और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस पूरे मामले पर कई बार अहम फैसले दिए, कई बार उन्होंने टिप्पणियां की। मुस्लिम अगर लॉ की बात करें तो उसमें सीधे तौर पर ये दलीलें दी जाती थी कि जब तक इस पूरे मामले में कोई फाइनल आउटपुट नहीं आ जाता है तब तक महिलाओं को उनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो ताजा फैसला है इसमें सीधे तौर पर केरल की महिला ने यह कहा कि अगर उसके पति उसको गुजारा भत्ता नहीं देते हैं जैसा जो इस्लामिक कानून कहता है उस आधार पर, तो वो महिला फिलहाल कहां जाए और किसका शरण ले। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बहुत विस्तार से सुनवाई की और इस पूरे मामले के तह तक को देखा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब देश में हर महिला, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, अविवाहित का मतलब यहां पर यह कहा जा सकता है कि जब महिलाएं लिव इन में रहती हैं तो उसके कंडीशन के तौर पर भी महिला अब सीआरपीसी 125 के तहत अपना भत्ता पुरुष से ले सकती है। यह अधिकार कानून उन्हें देता है, संविधान उन्हें देता है और इसीलिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसको महिलाओं के आधार पर देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि धर्म के आधार पर कानून को कंसीडर नहीं किया जा सकता और इस पूरे मामले में अगर हम इस पूरे मामले पर अगर जाएं तो सीधे तौर पर कानून के आधार पर सभी के लिए जो धाराएं बनाई गई हैं वो पूर्णतः सर्वसम्मत हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि धारा 125 के तहत हर महिला जो फिलहाल इस पूरे कानून को इन्फ्लुएंस करती है, यानी गुजारा भत्ते की हकदार है। हालांकि शाहबानो मामला भी था जिसके बाद संशोधन तक हो गया था संविधान में। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मोहन सरकार की जो नया विमान खरीदने जा रही है। कर्नाटक की कंपनी से यह नया प्लेन खरीदा जाएगा। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश सरकार 233 करोड़ में बम्बार्डियर के चैलेंजर 3000 विमान को खरीदेगी। कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें इंदौर में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना शुरू करने की योजना भी बनी है।
इसका आयोजन इंदौर में होगा, जहां एक साथ 55 कॉलेज खोले जाएंगे। तो वहीं 14 जुलाई को इंदौर में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और इस दौरान एक साथ 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में पेपरलेस विधानसभा को मंजूरी मिल गई है, जिसमें करीब 23 करोड़ का खर्च आएगा। एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14 तारीख को 14 जुलाई देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इंदौर आ रहे हैं और सभी जिलों में जो एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं उनका शुभारंभ करेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये नई उड़ान है मोहन सरकार की। आपको बता दें कि नया विमान खरीदने का मोहन सरकार ने फैसला लिया है, जिसमें 233 करोड़ खर्च किए जाएंगे। और बॉम्बार्डियर के चैलेंजर 3000 विमान सरकार खरीदने जा रही कनाडा की कंपनी से यह विमान खरीदा जाएगा। एमपी सरकार के पास 2021 से कोई प्लेन नहीं है, इसलिए 2024 में मोहन यादव सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो 233 करोड़ की लागत से इस विमान को खरीदेगी। और एमपी के अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव जारी है, लेकिन जल्द ही प्रदेश की 2 और सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजेगा। अमरवाड़ा के बाद बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होगा। बता दें कि बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। तो विजयपुर सीट से कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत ने भी इस्तीफा दिया है। इनके इस्तीफों के बाद अब ये उपचुनाव होंगे। उधर सागर की बीना सीट को लेकर भी असमंजस बरकरार है। यहां से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन विधानसभा से अब तक इस्तीफा नहीं हुआ है। अगर वो इस्तीफा देती हैं तो यहां भी उपचुनाव होगा। तो बुधनी की बारी, विजयपुर में क्या है तैयारी? बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होंगे, तारीखों का जल्द ही ऐलान होगा। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है। विजयपुर सीट से रामनिवास रावत ने भी इस्तीफा दे दिया है। सागर की बीना सीट को लेकर भी अभी भी असमंजस बना हुआ है। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे कर चुकी है बीजेपी ज्वाइन, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। शैलेंद्र भदौरिया न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब कुछ सीटों पर बाय इलेक्शन है, उन पर भी तैयारी है। स्वाभाविक है कि जो अमरवाड़ा में हमें नजर आई फाइट, संभव है यहां भी दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंकेंगी। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। हालांकि बुधनी के बारे में कहूं कि बीजेपी की परंपरागत सीट है और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने तमाम दिग्गज नेताओं को वहां मैदान में उतार कर देख लिया, लेकिन एक बार भी जीत नहीं मिली। इसलिए ये माना जा रहा है कि भले ही किसी बड़े कैंडिडेट को हो, लेकिन मुकाबला उतना रोचक शायद बुधनी में ना हो। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर आशान्वित है कि इस बार वहां पर शिवराज जी सामने नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह कोई नया कैंडिडेट सामने होगा। हालांकि नामों को लेकर भी चिंतन और मंथन का दौर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हो गया है कि आखिर कौन कौन से वो लोग हो सकते हैं जो बुधनी से इस बार प्रत्याशी हो सकते हैं। और अगर बात विजयपुर की करें तो विजयपुर में देखिए स्थिति साफ है कि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत जो है वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि पार्टी ने बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया है। हाल ही में उनको मंत्री बनाया गया और उसके बाद उनका इस्तीफा भी सामने आ चुका है। तो अब वहां पर कांग्रेस जो है वो एक मजबूत विकल्प को तलाश रही है कि आखिर कौन ऐसा मजबूत विकल्प होगा जो रामनिवास रावत को कड़ी टक्कर दे सके। हालांकि रामनिवास रावत उस सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। कुल 8 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 6 बार के वो विधायक हैं, यानी 6वीं बार वो जीत कर आए हैं। अगर तीसरी सीट को लेकर, जिसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, वो है सागर जिले की बीना सीट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से निर्मला सप्रे ने एक अंतर के साथ बीजेपी को वहां हराया था और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान वह बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि अभी तक उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अभी चर्चा जरूर है कि जल्द ही वो अभी इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश की इन 3 सीटों पर फिर से एक बार उपचुनाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज अमरवाड़ा में जिस तरीके से आज
मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है, या ये कहें कि जिस तरीके से लंबे पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से सियासी बयानबाजी होती रही, और अब देखना होगा कि इन सीटों पर कब जो है वो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है और किस तरह की जो तैयारियां हैं वो जो है वो हो पाती हैं। जी शैलेंद्र भदौरिया, धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। उपचुनाव जब होंगे, तारीखों का ऐलान होगा, तो वहां पर भी दिलचस्प फाइट देखने को मिलेगी। और दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान और शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, जो नफरत की आग फैलाते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। दिग्विजय सिंह ने संघ पर भी हमला बोला। संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में मुस्लिम जनसंख्या को लेकर लिखे लेख पर दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग झूठे आंकड़े लेकर आते हैं। मैंने भी सुना है, वो बात यह है कि राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा, कौन सा ऐसा उनका शब्द है जो उचित नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग असत्य बोलते हैं, जो लोग देश में नफरत की आग फैलाते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और इसी तरह सभी धर्मों में अमन, चैन, शांति का संदेश है, प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का संदेश है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और सत्यमेव जयते ये भारत का हमारा ये मोनो है, हमारी सोच है, हमारी आत्मा है। बात ये इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं होने दिया उन्होंने। अरे 2021 का सेंसस फिगर्स क्यों नहीं अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी? अब बात मिलावट की। प्रदेश में आए दिन मिलावटखोरी के मामले आते हैं। मामले में मिलावट तो आम है, एक बार फिर यहां भारी मात्रा में मिलावटी मावा मिला है। खाद्य विभाग ने भोपाल से 100 बोरी नकली मावा का जब्त किया है। एक ऑटो से ये मावा जब्त किया गया है। मावे के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। अगर मावे में मिलावट पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। तो घटिया मिल्क पाउडर और टेल्कम पाउडर के साथ जब चूना, चौक, यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, घटिया रिफाइंड तेल, शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, मैदा या आलू मिलाया जाता है तो ये नकली मावा बनाया जाता है, फिर से खपाया जाता है। और मिलावट की पहचान कैसे कर सकते हैं, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करें। दरअसल मावे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उसे गर्म किया जा सकता है। अगर मावा पानी छोड़ने लगे तो ये मावा नकली है। और साथ ही नाखून पर रगड़ने से घी की महक नहीं आती है। असली मावा में कच्चे दूध की तरह स्वाद आता है। यानी ये तमाम वो तरीके हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि आखिर नकली मावा होता कैसा है। तो 5 की आंच में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आगे जरूर देखिए ग्राउंड जीरो।